मूवी की शुरुआत में हम अफ्रीका के घने जंगलों को देखते हैं, जहां सूरज की पहली किरण के साथ जंगल के सभी जानवर गौरव भूमि की ओर भाग रहे थे, क्योंकि आज उनके राजा मुफासा के यहाँ नवजात शिशु ने जन्म लिया था, जिसका नाम सिम्बा था। मुफासा के बाद सिम्बा ही गौरव भूमि का राजा बनने वाला था। सभी जानवर अपने नए राजा को देखने के लिए मुफासा की गुफा के बाहर इकट्ठे होते हैं। फिर वहाँ एक बंदर आता है, जिसका नाम रफीकी था। वह नन्हे सिम्बा का राज्याभिषेक करता है, फिर उसे बाहर लाकर सभी जानवरों को दिखाता है। जानवर अपने नन्हे राजा को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। तभी हम स्कार को देखते हैं, जो मुफासा का छोटा भाई था। सिम्बा के राजा बनने से स्कार बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि मुफासा के बाद वह खुद गौरव भूमि का अगला राजा बनना चाहता था। लेकिन सिम्बा के जन्म के बाद उसका राजा बनने का सपना टूट चुका था। मुफासा अपने छोटे भाई से सेरेमनी में न आने का कारण पूछता है, तो वह स्कार को अपनी नाराजगी दिखाते हुए कुछ अटपटे से जवाब देता है और वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे कर सिम्बा बड़े होने लगता है और एक दिन सुबह जल्दी उठकर वह अपने पापा को उठाता है और कहता है कि कल आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे जंगल की सैर करवाने ले जाएंगे। तो मुफासा भी अपने बेटे की बात सुनकर उठ जाता है। फिर दोनों जंगल की सैर करने निकल जाते हैं। एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठते हैं। मुफासा सिम्बा को बताता है कि सूरज की रोशनी जहाँ तक फैल रही है और जहाँ तक उसकी नजर जा सकती है, वह सारा हमारा साम्राज्य है। सिम्बा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि एक दिन वह इतने बड़े साम्राज्य का राजा बनेगा। तभी मुफासा उसे मना करते हुए कहता है कि वह काली घाटी कभी नहीं जाएगा। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ जाजू आ जाता है और गौरव भूमि पर लकड़बग्घों के हमले की खबर देता है। खबर सुनते ही मुफासा उसे रोकने के लिए जाने लगता है, तो सिम्बा भी उसके पीछे पीछे आने की जिद करता है, लेकिन मुफासा उसे मना करके जाजू के साथ घर भेज देता है। घर पहुंचकर सिम्बा एक कीड़े के साथ खेलने लगता है और उसे पकड़ते पकड़ते अपने चाचू के पास पहुंच जाता है। फिर वह चाचू को बताता है कि आज उसके पापा ने उसे पूरी गौरव भूमि दिखाई, जहां पर आने वाले समय में वह राज करने वाला है। यह सुनकर स्कार कहता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें पूरी गौरव भूमि दिखाई होगी, पर काली घाटी के बारे में नहीं बताया होगा। तो सिम्बा कहता है कि हाँ, पापा ने वहाँ जाने के लिए मना किया है। इस पर स्कार भड़कते हुए कहता है कि काली घाटी बहुत ही खतरनाक जगह है। वहाँ हाथियों के कंकाल और खौलता हुआ लावा है। सारे बड़े लोग तो वहाँ जा चुके हैं, पर तुम तो बच्चे हो ना, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाने के लिए मना किया गया है। स्कार जानबूझकर सिम्बा को काली घाटी के बारे में बताता है ताकि वह वहाँ चला जाए। अगले दिन जब सिम्बा नाला के साथ खेल रहा होता है, तो वह उसे तालाब तक जाने के लिए बोलता है, पर उसकी माँ तालाब के आगे ना जाने के लिए कहती है और जाजू को उसके साथ भेजती है। सिम्बा और नाला जाजू को चकमा देकर काली घाटी की ओर बढ़ने लगते हैं। हाथियों के कंकाल और खौलता हुआ लावा देखकर नाला डर जाती है और सिम्बा को वापस लौटने को कहती है, पर सिम्बा अपनी बहादुरी दिखाते हुए आगे चलते जाता है। तभी अचानक बहुत से लकड़बग्घे उन्हें घेर लेते हैं और जैसे ही उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जाजू वहाँ आ जाता है और सिम्बा को छोड़ देने को कहता है, पर लकड़बग्घे उस पर हमला कर देते हैं। तो सिम्बा और नाला एक सुरंग में घुस जाते हैं, पर जैसे ही वह सुरंग से बाहर निकलते हैं, सभी लकड़बग्घे उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन मौके पर मुफासा वहाँ आ जाता है और सभी लकड़बग्घों को मार मार कर दूर फेंक देता है। मुफासा लकड़बग्घों को धमका कर कहता है कि अगली बार अगर उन्होंने उसके बेटे को आंख उठाकर भी देखा, तो सबकी लाशें बिछा देगा। लकड़बग्घे डर से उससे माफी मांगने लगते हैं और मुफासा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। मुफासा नाराज होकर सिम्बा से पूछता है कि उसके मना करने के बावजूद भी वह काली घाटी क्यों गया और ऊपर से उसने अपने साथ साथ नाला की जिंदगी भी खतरे में डाली। इस पर सिम्बा जवाब देता है कि वह दिखाना चाहता था कि वह भी उसकी तरह बहादुर है और अपने लिए कुछ कर सकता है। तो मुफासा उसे समझाता है कि बहादुरी कोई दिखाने की चीज नहीं है, जब जरूरत पड़े तब बहादुर बनो। फिर दोनों आपस में खेलने लगते हैं, तो सिम्बा इमोशनल होकर उसे हमेशा उसके साथ रहने को कहता है। इस पर मुफासा उसे समझाता है कि अगर कभी भविष्य में वह खुद को अकेला महसूस करे, तो आसमान में देख लेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज भी हमें वहीं से देखते हैं और हमें वहीं से सही रास्ता दिखाते हैं। फिर हम काली घाटी का सीन देखते हैं, जहाँ स्कार लकड़बग्घों से मिलने आता है। वह उनसे कहता है कि अगर वह मुफासा को मारने में उसकी मदद करेंगे, तो वह गौरव भूमि का अगला राजा बनकर वहाँ के सभी जानवरों का शिकार करने की अनुमति दे देगा। लकड़बग्घे भी उसके प्लान में शामिल हो जाते हैं और मुफासा को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। अगली सुबह स्कार प्लान के मुताबिक सिम्बा को दहाड़ की प्रैक्टिस करवाने के लिए घाटी के पास लाता है, फिर उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सिम्बा दहाड़ की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी जंगली बैलों का झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सिम्बा जान बचाकर वहाँ से भागता है और एक पेड़ की डाल पर लटक जाता
है। स्कार तुरंत अपने भाई को घाटी में भगदड़ की खबर देता है। खबर सुनते ही मुफासा तुरंत घाटी की ओर भागता है। फिर सिम्बा को किसी तरह डाल से उतारकर किनारे पहाड़ी पर फेंक देता है, लेकिन खुद पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर किसी तरह जान बचाकर वह पहाड़ी पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ स्कार आता है और उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। पहाड़ी से नीचे गिरते ही मुफासा मर जाता है। सिम्बा दौड़कर मुफासा के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर जब मुफासा नहीं उठता तो वह उसके बगल में लेट जाता है। तभी वहाँ स्कार आता है और सिम्बा को मुफासा की मौत का जिम्मेदार बताने लगता है। सब उससे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो स्कार उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है। सिम्बा को भी अपने चाचू की बात सही लगती है और वह काली घाटी छोड़कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्कार सिम्बा के पीछे लकड़बग्गों को भेज देता है। लकड़बग्गे उसका पीछा कर रहे थे, तभी सिम्बा पहाड़ी से गिर जाता है तो लकड़बग्गों को लगता है कि वह मर गया, लेकिन वह चट्टान के नीचे छिपा होता है। स्कार गौरव भूमि पहुंचकर मुफासा और सिम्बा की मौत की खबर सबको देता है। फिर दुखी होने का नाटक करके खुद को वहाँ का राजा घोषित कर देता है। सिम्बा गौरव भूमि को छोड़कर बहुत दूर निकल आता है और एक रेगिस्तान में लेटकर सोने लगता है। तभी बहुत से गिद्ध उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन एक नेवला और सुअर उसे गिद्धों से बचा लेते हैं। पर जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने शेर के बच्चे की जान बचाई तो नेवला डरकर पत्थर के पीछे छिप जाता है, लेकिन सुअर उसे समझाता है कि अभी यह बच्चा है और अगर वह उसे पाल लेंगे तो उसकी पार्टी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और फिर उससे जंगल में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सिम्बा सोकर उठता है तो वह दोनों से बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर गिद्धों से उसकी जान बचाई है। सिम्बा की उन दोनों से दोस्ती हो जाती है। फिर वह दोनों से अपने घर ले आते हैं। सिम्बा को वह जगह बहुत प्यारी लगती है। फिर वह सारी टेंशन भूलकर उन दोनों के साथ हंसी मजाक करने लगता है। वहाँ के सभी जानवर सिम्बा को देखकर डर जाते हैं, पर नेवला और सुअर उन्हें समझाते हैं कि सिम्बा किसी के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। फिर सिम्बा को भूख लगती है तो वह कहता है कि वह पूरा हिरन भी खा सकता है, पर नेवला और सुअर उसे समझाते हैं कि अगर उन्हें उसके साथ रहना होगा तो वही खाना होगा जो वह दोनों खाते हैं। फिर वह एक सड़ी लकड़ी के पास जाते हैं और उसको तोड़ देते हैं। इसमें से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। सभी जानवर वही कीड़े खाने लगते हैं तो सिम्बा भी उन्हीं कीड़ों को खाने लगता है। काफी साल बीत जाते हैं और सिम्बा बड़ा हो जाता है। इधर वह खुशी से अपना जीवन बिता रहा होता है और दूसरी ओर गौरव भूमि में लकड़बग्गे खुलेआम जानवरों का शिकार करके उसे शमशान बना चुके होते हैं। इतनी बुरी हालत देखकर नाला शराबी से कहती है कि उसे यह जगह छोड़ देनी चाहिए, पर शराबी कहती है कि गौरव भूमि उसका घर है और वह अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। एक दिन स्कार शराबी को अपने पास बुलाता है और उसे अपनी रानी बनने को कहता है। वह कहता है कि पिछली बातों को भुलाकर वह उसे अपना ले, क्योंकि जब तक वह उसकी रानी नहीं बनेगी तब तक सारे शेर उसके पक्ष में नहीं आएंगे, क्योंकि वह सिर्फ शराबी की बात मानते थे। पर शराबी उसकी रानी बनने से इनकार कर देती है। रात होते ही नाला स्कार को चकमा देकर वहाँ से भागने का सोचती है ताकि वह और शेरों की मदद लेकर गौरव भूमि को स्कार के विनाश से बचा सके, लेकिन स्कार उसकी महक सूंघकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मौके पर जाजू वहाँ आ जाता है और स्कार का ध्यान भटका देता है। मौका पाकर नाला वहाँ से बच निकलती है। यहाँ हम सिम्बा को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती मजाक कर रहा था। तभी उसे अपने बाबा की याद आने लगती है तो वह अकेले में जाकर तारों की तरफ देखने लगता है। तभी उसका एक बाल निकलकर गिर जाता है, जो इधर उधर जाते जाते रफीकी के पास पहुँच जाता है। रफीकी बाल को देखते ही तुरंत पहचान जाता है कि यह सिम्बा का बाल है। रफीकी को समझने में देर नहीं लगती कि सिम्बा अभी जिंदा है। यह जानकर रफीकी खुशी से झूम उठता है। अगली सुबह जब सुअर और नेवला बाकी जानवरों के साथ मस्ती कर रहे थे तभी वहाँ नाला आ जाती है और वह उन दोनों पर हमला करने लगती है। सभी जानवर जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं, पर नाला सुअर के पीछे पड़ जाती है। जैसे ही वह सुअर को मारने वाली होती है सिम्बा वहाँ आ जाता है और वह नाला से लड़ने लगता है। दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं, तभी वह दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। सिम्बा अपने दोस्तों को बताता है कि नाला उसकी बचपन की दोस्त है। नाला सिम्बा को वापस घर लौटने को कहती है, लेकिन सिम्बा कहता है कि अब यही उसका घर है और वह यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। सिम्बा नाला को जंगल घूमने के लिए कहता है तो वह मान जाती है। फिर दोनों जंगल का चप्पा चप्पा घूमने लगते हैं। नाला को भी वह जगह बहुत प्यारी लगती है तो सिम्बा उसे अपने साथ रुकने को कहता है, पर नाला उसे मना कर देती है। वह कहती है कि वह मदद की तलाश में आई थी, पर उसे नहीं लगता कि सिम्बा उसकी कोई मदद करेगा।
करेगा, इसीलिए वह उदास होकर वहाँ से चली जाती है। एक रात रफीकी सिम्बा को ढूंढते हुए उस तक पहुँच जाता है और सिम्बा से बातें करने लगता है। वह सिम्बा को बताता है कि वह उसके बाबा को जानते हैं और वह अब भी जिंदा है। अगर वह मिलना चाहे तो वह उसे उन तक ले जा सकता है। सिम्बा तुरंत अपने बाबा से मिलने के लिए रफीकी के पीछे पीछे जाने लगता है। रफीकी सिम्बा को तालाब के पास ले जाता है। अपनी ही परछाई में उसे मुफासा को देखने को कहता है। अभी आसमान से मुफासा की आवाज आती है और सिम्बा से कहती है, सिम्बा तुमने मुझे भुला दिया क्योंकि तुमने खुद को भुला दिया। तुम भूल गए हो कि तुम मेरे बेटे हो और तुम ही सच्चे राजा हो। मेरे लिए फक्र की बात रही है कि तुम मेरे बेटे हो। इतना कहकर मुफासा का चेहरा आसमान से गायब हो जाता है और सिम्बा की आंखों में आंसू आ जाता है। अब उसने तय कर लिया था कि वह गौरव भूमि लौटकर सभी की रक्षा करेगा। सिम्बा नाला के साथ गौरव भूमि वापस लौट आता है। उन दोनों के साथ नेवला और सुअर भी आ जाते हैं। शराबी सिम्बा को जिंदा देखकर उसे गले से लगा लेते, लेकिन स्कार सिम्बा को जिंदा देखकर झल्ला उठता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी सिम्बा का पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ी से नीचे लटक जाता है। स्कार सिम्बा से कहता है कि उसने उसके बाबा को भी इसी तरह पहाड़ी से गिरा कर मारा था। इतना सुनते ही सिम्बा आग बबूला हो उठता है और वह वापस आकर हमला करता है। काफी देर लड़ने के बाद जब स्कार को लगता है कि उसकी मौत नजदीक आ चुकी है तो वह आत्मसमर्पण कर देता है और सारा इल्जाम लकड़बग्घों पर लगा देता है। लकड़बग्घे उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। स्कार अपने जीवन की भीख मांगता है तो सिम्बा भी उसे माफ करके वहां से भाग जाने को कहता है, पर स्कार बहुत चालाक होता है। वह अपनी आखिरी दाव चलता है और उसकी आंख में लावा झोंककर उससे लड़ने लगता है। तभी लड़ते लड़ते स्कार का पैर पहाड़ी से फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। पहाड़ी से गिरने के बाद स्कार तो बच जाता है, लेकिन नीचे लकड़बग्घे उसे मारकर खा जाते हैं।